दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। आपने इसकी शुरुआत कैसे करी? आपको जब स्टार्टिंग करी होगी, आपने बहुत चैलेंजेस आए होंगे, बहुत कम बच्चे होंगे और धीरे धीरे आपने लोगों को बताया होगा। तो स्टार्टिंग फेज़ बताइए, आपका स्टार्टिंग कैसी थी, आपने क्या शुरुआत करी? असल में मेरे बचपन का एक वाक़या है कि मैंने जो है मैं हिंदी स्कूल में पढ़ता था। उसके बाद वो इंग्लिश जो छठी क्लास से शुरू हुई तो हमारे यहाँ एक मॉन्टेसरी स्कूल खुला। मेरे वालिद साहब ने वहाँ पे मेरा दाखिला कराया और दाखिला कराने के बाद में इंग्लिश शुरू हुई तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई। जब मैंने पहली क्लास से 5वीं क्लास तक इंग्लिश नहीं पढ़ी थी तो मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहाँ पर एक टीचर थे शर्मा जी, तो उन्होंने कहा कि भैया फ़ीस जो है 10 रुपये की जगह 12 रुपये होगी। तो मैंने अपनी जाके माँ बाप को बताया। मैं वालिद साहब से तो मैंने नहीं बताया, अपनी वालदा से बताया। लेकिन जब मैंने वालदा से ये चीज़ बताई कि अम्मी अब 10 रुपये की जगह 12 रुपये देने पड़ेंगे, तो ये कहने के बाद मेरे जो है वो बड़ी हिम्मत सी टूट गई। तो मेरी माँ ने ये मेरे से ये कहा, बेटा आप उनसे कहना मास्टर जी से कि हम तो 10 रुपये ही दे पाएंगे, 12 रुपये नहीं दे पाएंगे। अगर 12 रुपये लेंगे आप तो हमारी हिम्मत नहीं है पढ़ाने की, क्योंकि इस दौर में 10 रुपये भी बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी हमारे लिए। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मदरसे के में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और गरीब बच्चे पढ़ने के साथ साथ अगर उनको हिंदी इंग्लिश का भी हम मजबूती के साथ में अपना कोर्स और सिलेबस लगाएं तो कल ये बच्चे गरीब बच्चे भी हिंदी इंग्लिश में माहिर होंगे और इंशाल्लाह ये अच्छे अच्छे डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे और ये माशाल्लाह BDS भी बनेंगे। ये आयुर्वेदिक का कभी कोर्स करेंगे, ये किसी भी मरहले में जाके अपने आप को हकीर नहीं समझेंगे, अपने आप को पेशम पेश समझ के कोई भी कोर्स कर सकते हैं। तो मेरे बचपन में जो परेशानी आई तो मैंने ये सोचा कि दुनिया में आने के बाद में अगर कोई खैर का और कोई अच्छा काम करना है, अल्लाह ने अगर मुझे दिया तो मैं ये काम करूँगा। ये इब्तदा मेरे जुनून था मेरा बचपन का, और उस जुनून को मैंने हासिल करने के लिए 2011 में इब्तदा करी और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े बड़े आलिम और फाजिल और बड़े डॉक्टरों ने इसकी इब्तदा कराई और वो लोग आए और उनकी बरकत से बहुत दिनों तक बच्चों का इंतज़ार करते रहे। लेकिन जब मेहनत करी, ईश्वर से अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने फिर असबाब खोले और आज गोसे गोसे पूरे हिंदुस्तान के बच्चे हमारे पास है। ये बड़े फ़ख्र की बात है। ये सब हमारे बच्चे माशाल्लाह, एक बच्चा जो है वो वकील भी है, MBA भी उसने किया वो मार्केटिंग से, और माशाल्लाह एक बच्चा मौलवी है मजहर उलूम से, एक बच्चा मुफ्ती है माशाल्लाह दारुल उलूम से। ये उन बच्चों ने मेहनत करी मेरे साथ मिलके, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस मकाम पे हैं कि गोसे गोसे से बच्चे आके यहाँ दीन का फ़ायदा उठा रहे हैं। गरीब बच्चे भी, सब तरह के बच्चों के लिए हमारे यहाँ दरवाजे खुले हुए हैं। शुरुआत में आपके पास कितने बच्चे थे? स्टार्टिंग कितने से करी? लेकिन हमारे पास कोई बच्चे नहीं थे, हम इंतज़ार में बैठे रहे, कोई बच्चा नहीं आया। 2-3 महीने ऐसे ही बैठे रहे, अपने इश्तहार पूरे दिल्ली में हमने लगा दिए लेकिन बच्चे नहीं आए। लेकिन कुछ दिनों के बाद, 3 महीने के बाद, मुस्तफ़ाबाद दिलसाद मस्जिद जहाँ हम रहते हैं मुस्तफ़ाबाद में ही, यहाँ से एक साहब वो दुनिया में नहीं है, अब अल्लाह को प्यारे हो गए, वो अपने बच्चों को लेकर आए और वो ये कहने लगे मैं अपने बच्चों को हाफिज भी बनाना चाहता हूँ और अपने बच्चों को दुनियाई तालीम भी देना चाहता हूँ। वे 2 बच्चों का दाखिला हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ये कारवा बढ़ता गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि हर इदारे के अंदर, हर मदरसे के अंदर इस तरह की ही हिंदी इंग्लिश की अगर एजुकेशन होगी तो हमारे इदारे फलेंगे फूलेंगे और दुनिया के जितने लोग दुनियाई तालीम देना चाहते हैं वो फ़ख्र करेंगे अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने में भी, और दुनियाई तालीम जो उनको मजबूती के साथ मिलेंगी तो उन्हें दोनों चीज़ें एक ही छत के साथ मिलेगी। इसीलिए हमने कंप्यूटर की जो बेसिक चीज़ें वो भी साथ साथ रखी है कि बच्चे कंप्यूटर चलाने में बेसिक चीज़ों में माहिर हो जाए। आपके यहाँ एडमिशन लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया की ज़रूरत पड़ती है? किसी को अगर एडमिशन लेना हो तो कैसे ले सकता है एडमिशन? एडमिशन के लिए हमारे यहाँ एक चीज़ है कि 8 से 10 साल का बच्चा का होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि बच्चा बीमार ना हो, कोई ऐसी तकलीफ़ ना हो जिससे हमें बच्चे को लेने में परेशानी आए। तीसरी बात ये है कि उसके डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, उसके वालिद का, उसका एड्रेस, उसकी चीज़ें। उसके बाद जो है अब उसकी जो हैसियत, क्योंकि मदरसे में आप जाहिर सी बात है गरीब बच्चे पढ़ते हैं, कोई कंडीशन तो रख नहीं सकते, इसलिए जिसकी जो हैसियत है वो उसका ताउन करे, वो उन्हीं बच्चों पे खर्च होगा और बाकी काम अल्लाह का करने वाला। क्योंकि मैं खुद बिजनेसमैन हूँ और कामयाब बिजनेसमैन हूँ, अल्लाह ने मुझे कारोबार दिया है, तो मैं अपने तौर पे, क्योंकि मैंने गुर्बत देखी है, तंगी देखी है, फीस की परेशानी को देखा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में जो बच्चे आएँ उनको वो परेशानी न झेलनी पड़े, वो बच्चे तालीम याफ्ता हो और वो कामयाब हो दुनियाई मरहले में भी और दीनी मरहले में भी। आप इस मदरसे को कैसे देखते हैं? फ्यूचर क्या देखते हैं? आगे आपके क्या प्लान्स हैं उसके बारे में? देखो, मेरा जो टारगेट है मैं आपको बताऊँ, मेरा रोल मॉडल जो कॉलेज का है वो सब जो
ये हमारे साइन ग्रुप वाले जो हैं वो मेरा रोल मॉडल है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा किया। एक आदमी की बरकत से इतना बड़ा अंपायर खड़ा करा। तो हमारा जो टारगेट है, अभी हम जो है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी एक बड़ी जगह में एक इंटर कॉलेज भी साथ में होगा, मौलवियत का कोर्स भी होगा, और बच्चों को कुछ ना कुछ बिजनेस की तौर पे उनको वो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो वो किसी मरहले में टेक्निकल मामले में और जी एजुकेशन के मामले में और किसी कारोबार के मामले में वो सारी चीज़ बेसिक उनको सिखाई जाएगी कि आने वाले मरहले में वे हाफिज और आलिम भी हों और वो इंटर भी करे हुए हों और वो कहीं सी का अगर डिग्री कॉलेज में एजुकेशन लाना चाहते हैं तो उसमें भी जाके वो ले सकते हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि जो कौम के गरीब और मिस्कीन बच्चे हैं वो बच्चे तालीम से महरूम ना रहें। वो इस दुनियाई तालीम को भी जिस मुल्क में हम रहते हैं उसको भी हासिल करना हमारे लिए कंपलसरी ज़रूरी है कि हमें पता चले कि हमारा राष्ट्रपति कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे मंत्री कौन है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमारी राज्य कौन कौन से हैं, हमारी राजधानी कौन सी है, हम किस मुल्क में हैं, हमारा क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक का है। ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों के अंदर पैराबंद होंगी तो मुल्क की मोहब्बत भी बढ़ेगी उनके दिलों के अंदर और वो हमारे इतिहास को भी समझेंगे, हमारे आने वाली नस्लों के बारे में वो अच्छी चीज़ें उनको सिखाएंगे। तो एक मदरसे का बच्चा जो होगा जब वो इस तरह के टारगेट सामने वालों को बताएगा तो उसका बेनिफिट ये होगा कि लोग अपने बच्चों को दुनियाई तालीम के दीनी तालीम के साथ में दुनियाई तालीम में भी माहिर जब वो होंगे तो वो उनके अंदर एक ऐसी चीज़ पैदा होगी कि अपने बच्चों को कुरान भी पढ़ाने वाले बनेंगे और दुनियाई तालीम देने वाले भी बनेंगे। आपकी कोशिश तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो मॉडर्न एजुकेशन को ही प्रायोरिटी देते हैं कि हमें तो बच्चे को स्कूल ही भेजना है। हम मदरसे में ऐसा क्या दे रहे हैं कि बच्चा स्कूल छोड़ के मदरसे में पढ़े ताकि अपना कुरान भी पढ़ रहा हो और उसको वो भी एजुकेशन मिल रही हो जो स्कूल में मिल रही हो। मदरसे में ऐसा आप क्या दे रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ 8 से 10 साल के बच्चे को लेते हैं और उसके साथ साथ उस बच्चे को जिस टाइम उसका एडमिशन होता है उसको ड्रेस, उसको कोर्स, उसको बैग, उसको टोपी, उसको मिसवाक, ये सारी चीज़ें, पेंसिल, रबड़ वगैरह ये साथ में मिलती हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है बच्चों को दाखिला करने का एक गार्जियन के लिए कि बच्चे को कपड़े धुले धुलाई मिलते हैं यहाँ पे, बच्चे को यहाँ पे प्लेट साफ़ नहीं करनी, बच्चे को यहाँ से सफाई नहीं करनी, बच्चे को खेलना, पढ़ना और आराम करना। तो एक छोटा बच्चा वो सारे काम नहीं कर सकता। उसके लिए प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि जब वो एक मदरसे के नूरानी माहौल में रहता है तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है। वो सुबह उठने का उसकी हैबिट बनती है, क्योंकि हम 11 बजे तो सोने का हमारा निज़ाम है। वे बच्चे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कि नींद से बेहतर नमाज है, उस वक्त बच्चे उससे पहले उठ जाते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, अपनी नमाजों की तैयारी करते हैं, अपनी ज़रूरत से फारिग होते हैं। तो छोटो बच्चे के अंदर जैसे आर्मी जवान का अंदर 4 बजे खाना है तो खाना है, सुबह उठना है, 4 बजे तो उठना है, 3 बजे उनका नाश्ता है, वो सारी चीज़ें जो है वही मदरसे के अंदर हमारे ये है कि हर चीज़ टाइम टेबल से है कि बच्चों को इस वक्त खाना है, इस वक्त सोना है, इस वक्त इनको जो है पढ़ाई का वक्त है, इस वक्त हिंदी इंग्लिश का इनका पीरियड है, इस वक्त इनको जो है आराम करना है, इस वक्त इनको खेलना है। कैटरिंग के अंदर सारी चीज़ें बच्चों को मुहैया होती है जो चीज़ चाहिए, क्योंकि बच्चे गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो कैटरिंग के अंदर उनको सब चीज़ मुहैया होती है जो छोटे बच्चों के खाने की होती है। तो बच्चों को सबसे बड़ी पेरेंट्स के लिए फ़ायदा ये है कि जो उनकी सारी चीज़ों का जो इंतज़ाम एक छत के नीचे मिल रहा है, बच्चे को खेलने के लिए भी मिल रहा है, खाने के लिए भी मिल रहा है, और उसको हिंदी इंग्लिश की तालीम भी मिल रही है, उसको कंप्यूटर भी मिल रहा है, कुरान की खिदमत भी मिल रही है, और 5 वक्त बावजूद वो पाक रहता है, उसको हराम हलाल का भी पता चल रहा है, उसको नबी की सुन्नत का भी पता चल रहा है, उसको दुनिया में जीने का सलीका भी आ रहा है कि मुझे खाना कैसे चाहिए, मेरे माँ की क्या कदर है, मेरे बाप की क्या कदर है, मेरे दोस्तों की क्या कदर है, मेरे पड़ोसियों की क्या कदर है, जो दुनिया से जा चुके उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे मौजूदा हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। बच्चे को बुनियादी जो चीज़ें हैं जो एक बड़े आदमी के अंदर को भी जो है मालूम करने लगे, उसको खाने की दुआ क्या है, सोने की दुआ क्या है, बैतुल खला में जाने की दुआ क्या है, उसको हर चीज़ जो है बच्चे को वो बचपन में ऐसी सिखाई जाती है कि जिस वक्त बच्चा यहाँ से हाफिज और दौर के बाद निकलता है तो वो इतना बड़ा होता है कि एक आलिम की टक्कर देने वाला होता है, उसको सारी चीज़ उसके अंदर होती है। ये बच्चे के अंदर तरबियत का जो माहौल है हमारे यहाँ, ये बुनियादी चीज़ पे है
कि बच्चे को पाक कैसे रहना है, उसके नाखून किस दिन काटने हैं, उसके बाल छोटे होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ बच्चे को वो सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं और उनको सिखाया जाता है। असर के बाद तरबियती बात होती है, फजर के बाद उनको जो है हदीस और कुरान की बात बताई जाती है, और बाकायदा जुमे के दिन जो है वो हमारे यहाँ से जो है एक इजलास होता है, बाकायदा अंजुमन होती है, जिसमें बच्चों को सारी अपने अकाबिरों की, अपने बड़ों की, महात्मा गांधी जी की, जवाहरलाल नेहरू की, देश को मुल्क को आज़ाद कैसे किया, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कैसे किया, मौलाना अशरफ अली थानवी ने क्या कुर्बानियाँ दी, जो हमारे असलाफ हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनके बारे में सब सिखाया जाता है। तो उन्हें इतिहास का भी और आखरत का भी दोनों चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, उनको समझ हो जाती है। तो छोटे बच्चे जब फारिग होते हैं और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं तो एक छत के नीचे उन्हें सारी चीज़ मुहैया हो रही है। आने वाले बच्चों को उनको इतना बड़ा फ़ायदा होता है कि जब वो आलिम या वो डॉक्टर या जो MBBS बनते हैं तो सबसे पहले वो एक इंसान होते हैं। हजरत अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम अरशद, मोहम्मद अरशद। जी अरशद जी, आप क्या देखते हैं यहाँ पे? जो हिंदी इंग्लिश का डिपार्टमेंट है, वो जो एलिमेंट्री एजुकेशन हम लोग देते हैं उसी को देखता हूँ, उसी की सारी चीज़ें देखते हैं। तो इसमें बच्चों में क्या चैलेंजेस आते हैं अगर आप नया एडमिशन लेते हैं, क्योंकि बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से होते हैं, ज़ीरो से आते हैं, तो आप उनकी पढ़ाई शुरू कैसे करवाते हैं? क्या देखते हैं, टेस्ट लेते हैं, क्या चीज़ें होती हैं? उसका हमने एक परफॉर्मा बनाया हुआ है बच्चों का, और उसका हमारे पास एक पेजेस हैं कुछ, उस पेजेस के बेसिस पर उनका हम टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट लेने के बाद उन बच्चों को कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा बच्चा सेकंड में जाएगा, कौन सा थर्ड में जाएगा, कौन सा फर्स्ट में जाएगा। जब हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं तो उस बच्चे को उसी अकॉर्डिंग उसी क्लास में बैठाते हैं जिसके वो लायक है, और फिर उसी हिसाब से हम उसको प्रोसेस करके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जो बुक्स वगैरह आप प्रोवाइड कराते हैं वो कैसी बुक्स होती हैं, क्या उसके बारे में? जो जनरली स्कूल्स वगैरह में बुक्स होती हैं वही हमारे पास कोर्स है, और उसी तरह की एजुकेशन है। अगर आप हमारे मदरसे के बच्चे को उठा करके कुछ भी जो बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, अगर आप उनसे पूछने की कोशिश करते हैं तो मैं आपको ये 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो हमारे मदरसे का बच्चा स्कूल के बच्चे से बेहतर निकलेगा हर नज़रिए से। कि वो दीनी उलूम में तो आगे निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि दीनी उलूम तो हमारा बेसिक जो फाउंडेशन है वो तो है ही। उसके साथ साथ जो हमारा वर्ल्डली जो उलूम है, जो दुनियावी उलूम के अंदर, उसमें भी आपको वो किसी भी पहलू में पीछे नहीं मिलेगा बच्चा। आप बच्चे जोड़ते कैसे हैं, आप कैसे मदरसे में लेके आते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि मदरसे में बच्चा आने ही नहीं चाहता है, तो आप कैसे उनको कनेक्ट करते हैं? देखिए, मैं मार्केटिंग के स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने MBA किया है। एक टर्मिनोलॉजी होती है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। बिल्कुल। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि जब हम अपने मुंह से अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस की खुद तारीफ़ करते हैं, किसी अपने रेफरेंस वाले बंदे को बताते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स, कस्टमर्स, स्टूडेंट्स वो हमसे जुड़ते चले जाते हैं। तो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग बच्चे होते हैं उनको जो हम फैसिलिटीज़ देते हैं, उनको जो एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं, उस एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने की वजह से, उस फैसिलिटीज़ और एजुकेशन देने की वजह से वो बच्चे जाकर के खुद अपने गार्जियंस को बताते हैं या अपने दोस्तों को बताते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होता है, और बच्चे ऑटोमेटिकली बाई रेफरेंस बच्चों को लाता है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, कुछ हम सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है और हर आदमी, ऑलमोस्ट इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, हर आदमी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो एक हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, उस पेज के अंदर तकरीबन 6 लाख फॉलोवर्स हैं। तो जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं मदरसे से रिलेटेड, उसको हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़, जैसे बच्चों को पेस्ट्री बांटना हुआ, या बच्चों का तालीम का सेशन हुआ, या बच्चों को वज़ू करने का तरीका सिखाया जा रहा है, या नमाज़ पढ़ने का तरीका सिखाया जा रहा है, कुछ छोटी छोटी शॉर्ट क्लिप्स हम इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं, जिससे भी लोग हमसे कनेक्ट होते हैं, हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और फिर जब यहाँ पर आते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हर गार्जियंस को, हर पेरेंट्स को मदरसे में पूरा घुमाया जाए, यहाँ का माहौल दिखाया जाए, टीचर्स से मुलाकात कराई जाए, और जिन बच्चों के साथ वो पढ़ेंगे उनसे भी मिलवाया जाए, ताकि उनका एक जो चीज़ों में क्लैरिटी आए और वो अपने बच्चे को यहाँ पर एडमिशन कराना है नहीं कराना है, इस बात का डिसाइड कर सकें। तो ये हमारा तरीका होता है। आपको जब बच्चे अलग अलग स्टेट से आते हैं तो उनके लैंग्वेज बैरियर होता है, कुछ लैंग्वेज अलग अलग हो, जगहों की अलग अलग होती है, तो इससे रिलेटेड कोई चैलेंजेस आते हैं आपको? नहीं, इससे कोई ख़ास रिलेटेड नहीं आता। अभी देखिए, हिंदुस्तान की जो मातृभाषा है वो तो उर्दू और हिंदी ही है। तो बेसिकली अगर कोई बंदा वेस्ट बंगाल का भी है तो उसके बच्चे को भी इतनी तो एटलीस्ट हिंदी आती है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। महाराष्ट्र का ही बंदा, तो बेसिकली अगर हम लोग महाराष्ट्र में भी जाएंगे या तमिलनाडु में भी जाएंगे तो वो थोड़ी बहुत टूटी फूटी
हिंदी बोल लेते हैं तो इतना कोई बहुत बड़ा चैलेंज आता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही पढ़ाई जाएगी, वो तमिल में तो पढ़ाई नहीं जाएगी। कुरान अरबिक लैंग्वेज में ही पढ़ाई जाएगी। अब उसे चाहे तमिल सीखे, चाहे कोई जो है पाकिस्तान वाला सीखे या इंडिया या बांग्लादेश, लेकिन उसका अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये तो सारी दुनिया के लिए जो ये लाइन है वो तो सेम ही रहेगी, तो उसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। और इसी तरीके से इंग्लिश भी और हिंदी भी, तो आपस में कम्युनिकेशन करने में कोई इतना प्रॉब्लम आता नहीं है बच्चों को। थोड़ा बहुत आता है तो वो ढल जाते हैं कुछ दिन में, तो इतना मुश्किल नहीं है उसमें। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो बच्चे आपको देख रहे हैं, आपके मदरसे से जुड़ना चाहेंगे तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मदरसा मेरा नहीं है, ये मदरसा एक कौम की जो है अमानत है। और मेरे वालिद साहब की हकीकत में बहुत कुर्बानियाँ रही हैं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली का बड़ा बेटा हूँ, तो मैंने अपने वालिद साहब का स्ट्रगलिंग फेस देखा है। और वो फेस भी देखा है कि अगर हमें भूख लगती थी तो हमारी वालदा हमें 1 रुपये के चने दे दिया करती थी कि बेटे ये चने खा ले और पानी पी के पेट भर ले। तो मैंने अपने वालिद साहब को बड़ा स्ट्रगल करते हुए देखा शुरू से, तो ये कुर्बानी उनकी है। इनके माशाल्लाह मेरे जो वालिद थे वो अपने जो उनके वालिदैन थे यानी मेरे दादा दादी, उनकी बड़ी खिदमत करते थे, उनके बहुत फरमा बरदार थे। तो ये उसी का नतीजा है। और इसमें जितना भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, मैं अपने आप को क्रेडिट या अपने छोटे भाई को क्रेडिट नहीं देना चाहूँगा। इसमें जितना भी जो भी कुछ जिस लेवल पे भी हम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 150 से ज़ायद बच्चे हैं मदरसे के अंदर, और एक बेहतरीन बिल्डिंग 5 मंजिला इमारत ये तैयार हुई है। इसमें पूरा का पूरा क्रेडिट मेरे वालिद को जाता है और वही इसके असल हकदार हैं। और ये उन्हीं की कुर्बानियाँ हैं, क्योंकि मुझे अपने वालिद साहब से एक चीज़ बहुत अच्छी सीखने को मिलती है कि वो फाइटर आदमी है। वो जिस चीज़ को उन्होंने अपने माइंड में एक विज़न बना लिया तो उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। उसमें सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, उनको हार पसंद नहीं है। वो मर तो सकते हैं लेकिन अपने टारगेट को अचीव करेंगे, तो वो उन्होंने करके दिखाया। जिस मुकाम पे हम आज बैठे हुए हैं, 2011 में इसका हम लोगों ने इनॉग्रेशन किया था, इनिशिएट किया था। 2011 में आज हम 2025 में बैठे, तो तकरीबन 14-15 साल हो गए। तो जो ये लेवल हम देख रहे हैं आज, ये मंजिल बनी हुई, ये मस्जिद की इमारत बनी हुई, ये बच्चे पढ़ते हुए, ये चीज़ इनके माइंड में पहले से हो गई थी। इंग्लिश में कोटेशन है, सक्सेस अकर्स ट्वाइस, वंस इन द माइंड एंड वंस इन एक्चुअलिटी। यानी कि सफलता 2 बार होती है, एक बार दिमाग में होती है और एक बार असलियत में होती है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था तो उसके दिमाग में पहले से पहले बल्ब का आविष्कार हो चुका था। राइट ब्रदर्स ने जब हवाई जहाज़ बनाया था तो पहले से ही वो सफलता उसके दिमाग में आकर हो चुकी थी कि हम लोग ऐसे हवाई जहाज़ बनाएंगे और लोग जो है हवाई जहाज़ में उड़ेंगे। तो मेरे वालिद साहब के दिमाग में ये चीज़ 15 साल पहले हो चुकी थी कि मेरे को ऐसा एक बुनियादी और फाउंडेड एक ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना है जिसमें सारी तालीमों को हम क्लब इन करके बढ़िया तरीके से और बच्चों को इस तरीके से नर्चर करेंगे कि वो बच्चे इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से मदरसे भी आज के टाइम पे अपडेट होते जा रहे हैं। यहाँ पे जो तालीम दी जा रही है मदरसों में वो किसी हाई इंटरनेशनल स्कूल से कम नहीं है। तो मैं गुजारिश करूँगा आप सभी से कि मदरसे को ज्वाइन करिए, आप मदरसे में आइए, एक बार विज़िट कीजिए, फिर आप देखिए कि आपको मदरसा ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। मैं मिलूँगा इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।